हम देख रहे हैं अमेरिका को, वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कितना भी कुछ करे, मोदी जी के तकदीर में वो है, उनके पास जितनी चैलेंज उनके सामने आती है इतना ही ऊपर उठ के सफलता के साथ सफल होते हैं। इनमें भी वो सफल ही हो। वो प्रधानमंत्री को मिला। किसान जो है उसको जब पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल खेत में डालना है तो उसको ये नॉलेज नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में उसको प्रयोग में लाना है। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम से कम यूज करो, इतना करना चाहिए। कोई 5 लीटर में ज्यादा डाल देने से। अच्छा, इसको इस समय पर कितना एक्सपोर्ट यूरिया का कर रहा है? आज निर्यात करने के बदले निकास करने की स्थिति में यूरिया की जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरे देशों के ऊपर पे, उसको हम कितना कम कर पा रहे हैं और उसका कितना फायदा किसानों को? यूरिया से अपनी जमीन खराब होती है, वायु प्रदूषण होता है और अपनी हेल्थ पे विपरीत असर होता है। बिल्कुल। किसान बंधुओं, यूरिया की खपत कम करिए। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे इफ्को की। इफ्को जो देश के अंदर में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। इफ्को जाना पहचाना वो नाम जिसको हर एक किसान जानता है, क्योंकि किसान के दिनचर्या के अंदर में इफ्को की भूमिका उसी तरह से है जैसे आपके और मेरे जीवन के अंदर में रोटी, कपड़ा और मकान। इफ्को इस समय पर किसानों के लिए क्या विशेष और कर रही है और साथ ही साथ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर में क्या भूमिका इस समय पर इफ्को निभा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय पर हमारे साथ में इफ्को चेयरमैन दिलीप जी हमारे साथ में हैं। दिलीप भाई जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स पर। दिलीप जी, इफ्को वो नाम, जैसा मैंने अभी ओपनिंग में भी बताया कि जिस तरीके से हमारे जीवन के अंदर में रोटी, कपड़ा और मकान अहम है, उसी तरीके से आज किसान के जीवन के अंदर में इफ्को एक अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे वो यूरिया को लेकर के हो, नैनो यूरिया आपने इंट्रोड्यूस किया, खाद हो, इनपुट हो, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर इनपुट हो। अभी इफ्को को आप किस और नेक्स्ट लेवल के ऊपर पे देख रहे हैं और क्या लगता है कि यूरिया की जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरे देशों के ऊपर पे, उसको हम कितना कम कर पा रहे हैं और उसका कितना फायदा किसानों को? आपने जो बताया, इफ्को की अहम भूमिका किसानों में, किसानों के लिए जी। इफ्को को हम जो अतोइति से शुरू से देखेंगे तो सिर्फ किसानों के नहीं, किसानों के माध्यम से पूरे देश के लिए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, देश में खाद्यान्न की खपत के हिसाब से उत्पादन कम था जी। विदेश से पशु आहार में जो आज देते हैं, इनसे भी बेहतर अनाज देते थे भारत में। उसी दिनों में इफ्को ने यूरिया और बाकी के फर्टिलाइजर लेके किसानों के खेत गया। किसान स्वीकार नहीं करता था, उनको समझाया जाता था, थोड़े क्षेत्र में उनका उपयोग। बिल्कुल। धीरे धीरे उपयोग शुरू हुआ, उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ा। बिल्कुल। आज की स्थिति में देखें, इफ्को जैसी और भी क्रिप्को बाकी की संस्थाओं के माध्यम से हम आज निर्यात करने के बदले निकास करने की स्थिति में आज हम आ चुके हैं। ठीक है। इफ्को का महत्व का रोल है, फर्टिलाइजर का महत्व का रोल है। आज करीब देश में 30 से 40 छोटी मोटी कंपनियां नंबर 1 पे इफ्को है, जो यूरिया और डीएपी हो या बाकी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी जरूरत है खेतों में, वो सब बनाते हैं जी। फिर भी देश में यूरिया की खपत जो है, सभी देश की कंपनी मिला के काम करे तो भी 50% बाहर के देशों से आयात करना पड़ता। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने एक अपील की कि यूरिया से अपनी जमीन खराब होती है, वायु प्रदूषण होता है और अपनी हेल्थ पे विपरीत असर होती है। बिल्कुल। किसान बंधुओं, यूरिया की खपत कम करिए, जिससे हम वायु प्रदूषण, जमीन और अपनी हेल्थ के लिए विपरीत जो रिएक्ट है उनको बचा सके। प्रधानमंत्री अपील करते तो सरकारी तंत्र काम में लगता है।
तो 50% जो 50 केजी जो बैग थी वो 45 केजी की कर दी। अच्छा ठीक है। तो इनसे कोई नुकसान तो बंद नहीं होगा, क्योंकि कम करने से नुकसान। लेकिन हम जब बोर्ड में बैठे तो हमने सोचा प्रधानमंत्री जो कहा है ये नुकसान हो रहा है वो बात सही है, तो उनका रास्ता कौन निकाले। तो हमने ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इनके लिए कोशिश शुरू की और वैज्ञानिक का संपर्क शुरू किया इफको के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। और नैनो यूरिया का संशोधन गुजरात के कलोल जो हमारी बेजिक संसाधन के लिए इकाई है, अच्छा ठीक है, वहाँ शुरू किया। ठीक है। इफको शुरू हुआ था कलोल से। कलोल, अच्छा ठीक है। और उनका शुरू करने वाले थे पोरबंदर के महाराजा उदय शंकर उदय भान सिंह जी, ठीक है जी। तो वहीं पे हमने उनका संशोधन शुरू किया, ठीक है। 2 साल में हमारी सफलता मिली। पूरे देश के प्रोग्रेसिव किसान को बुलाया गया, 1100 लोगों को हमने बोतलें दी, उनका प्रयोग करवाया, इनमें सफल हुआ। प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने काफी और जोर से इसको कितना सफलता प्रमोट किया, ठीक है। तो 6-8 महीना और चले गए। फिर सफलता मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने हाथों से हमने इनका इनोग्रेशन करवाया, ठीक है। तो एक बोतल 500 ml की जो एक बैग है यूरिया की, लगभग बराबर इसका काम करता है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरिया आप जब जमीन पे डालते हैं तो उनके रूट पे 100% नहीं जाता, आसपास चढ़ता है। तो जमीन में जब जाता है तो जमीन खराब होती है, बाहर से बाष्पीकरण से वायु प्रदूषण होता है। और रूट से, तना से लेके पत्ते पर जब आता है जब उनका, तो 20% से ज्यादा उनका उपयोग नहीं होता, क्योंकि तने से वहाँ कम होता है। तो आप जितना उपयोग करता है 20-25% से ज्यादा उपयोग हो ही नहीं रहा है। और नैनो यूरिया आप जब छिड़काव करते हैं, या ड्रोन से करो या पंप से करो, तो सीधा पत्ते पे लगता है। उनका ले जाना यूरिया का काम है, पत्ते को क्लीन करके मजबूत करने का, ठीक है, सीधा पत्ते पे आता है, ठीक है। तो इनकी वजह से 85 से 90% उनका उपयोग होता है, ठीक है। तो मजबूताई जल्दी आती है, नीचे जमीन पे नहीं गिरता तो वो खराब नहीं होता है, सोइल हेल्थ बनी बरकरार रहती है, मिट्टी में नहीं मिलता। और नैनो है तो एक पार्ट यूरिया का, जो शुगर का एक पार्ट इतने लगभग होता है, इनके 14,000 पार्ट बनते हैं नैनो में। अच्छा। तो वैसे भी नुकसान नहीं होता है कि एक होगा पार्ट, इसका 14,000 पार्ट बनना, तो वैसे भी जमीन पे गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भी नुकसान नहीं होगा, ठीक बात है। तो इससे हेल्थ पे विपरीत असर नहीं होता। दूसरा सबसे अच्छा देश के लिए वो है कि सरकार यूरिया किसानों को देने में जो प्राइज और कीमत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ यहाँ हम लेते हैं तो ज़्यादा कीमत होती है, इसलिए 270 रुपया के आसपास, 269-268 आसपास देते हैं, किसान को मिलता है। 1400 रुपया से लेके 2000 की सब्सिडी प्राइस किसान को इस समय मिल रही है, मिलती है तभी दे सकते हैं, वरना तो किसान ले नहीं सकते। बिल्कुल। मैं एक किस्सा बता दूं, तो कोरोना के जाने के टाइम पे दुनिया की फैक्ट्रियां बंद थी जी, जांच चल नहीं रहे थे, ठीक है, बहुत क्राइस थी। तो यूरिया की प्राइस बढ़ के काफी हो गई, ठीक है, जो 4000 की एक बैग यूरिया का पड़ने लगा। तो हम तो इसे दे नहीं सकते थे सब्सिडी, जो पहले थी तय इतनी मिलती थी। बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री को मिला, हमें प्राइस बढ़ाने दीजिए, 4000 के हम फैक्ट्री को ज्यादा लॉस हो जाएगा, लॉस छोटा कर लेते, लेकिन तो बोले मेरे किसान पे मैं 1 रुपया भी बोझ नहीं दूंगा, हम सब्सिडी बढ़ा देंगे। उसी दिनों में 3300
रुपया सब्सिडी बढ़ाई अच्छा। एक बैग पे, ठीक है। लेकिन प्राइस वही रखी 270 रुपए के आसपास। हाँ, ठीक है। तो वो स्थिति थोड़े दिन रही, लेकिन किसानों के लिए निश्चित तौर के ऊपर भी ये जो यूरिया और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो प्रयोग है, उसने, क्या आपको ये लगता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जो प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, किसान भी चाहता है कि भाई हमारे जो उत्पाद हैं वो विदेशी धरती के ऊपर पे बिकें और उनको अच्छे दाम मिलें, आपको लगता है कि ये एक स्पीड बैरियर का भी काम कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पे हमारी इलायची, हमारा चावल, हमारे मसाले ये बैन हैं और बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के अंदर हमें रिजेक्शंस मिलती हैं। अभी कई उदाहरण ले लिया जाए, सही बात है आपकी, अभी कहीं उदाहरण ले लिया जाए, जैसे आम के बहुत सारे कंटेनर अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिए, फिर उसके बाद में चावल यूरोपियन कंट्रीज रिजेक्ट कर दे रही हैं। अभी बहुत सारे देशों से ये खबर निकल कर के आई कि अभी आलू की भी मैं अगर बात करूं तो कई देशों के बीच के अंदर में चिप्सोना क्वालिटी का जो आलू है वो पास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक स्पीड बैरियर का काम कर रहा है? अगर इसके ऊपर पे कंट्रोल करे किसान भी तो उसको एक तो वाजिब दाम मिलेगा, और जो कंट्री का, जो सरकार का, जो प्रधानमंत्री साहब का जो विज़न है कि $100 अरब का हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लक्ष्य को प्राप्त करें, उसमें क्या आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? होगा। उनके लिए किसानों में जागृति लाने के लिए, जैसे पीएचडी ने यहाँ आज शिविर बनाया जी, हर डिस्ट्रिक्ट तक जाना होगा। इफको के ओर से हमने शुरू किया। इफको का काम यूरिया बनाना जी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल वाला है, केमिकल बनाना जी। फिर भी हमने बोला है कि नुकसान कर रहा है, नैनो नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक की ओर बनाने के लिए इफको ने भी काम शुरू कर दिया है। ठीक है। प्रसार प्रचार, वो किसानों को कैसे उनका उत्पादन सही दिशा में मिल सके, इनका चिंतन व्यवस्था करते हुए इनको काम अभी शुरू कर दिया है। ठीक है। प्रधानमंत्री इन पर जोर दे रहा है, तभी तो अपनी हेल्थ भी ठीक रहेगी। यदि एक्सपोर्ट करना है जी तो दिक्कतें नहीं होंगी, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यदि कोई भी क्रॉप पे होगा तो इंटरनेशनल पे वो इफेक्ट आएगा। एक और हमने इशू, क्योंकि मैं करीब पीछे 2-3 हज़ार गांवों के अंदर में मैंने खुद सर्वे किया इस चीज़ का, कि किसान जो है उसको जब पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल खेत में डालना है तो उसको ये नॉलेज नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में उसको प्रयोग में लाना है। तो क्या आप मानते हैं, और इस दिशा के अंदर में इफको क्या, हम पूरा मार्गदर्शन शिविर करते हैं। हाँ, कोई भी स्थानिक सोसाइटी कोऑपरेटिव ऐसी शिविर करेगी तो जो किसान आएगा उनके खाने की व्यवस्था अच्छा उनको देती है सोसाइटी को। अच्छा, ठीक है। इस प्रसार प्रचार के लिए कि अब सावधान रहिए, जो फ्यूचर है ऑर्गेनिक का है, इसी दिशा में जाना चाहिए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कम से कम यूज करो, ठीक है, जरूरत इतना ही करो, कितना करना चाहिए। तो नैनो है, ठीक है, बोतल में लिखा है जखन भाई 5 लीटर में 1 ही ढक्कन डालना है। वो मार्गदर्शन देते, ज्यादा डाल देने से फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। तो सभी अब शिविरों हमने शुरू किया, हम बड़े सम्मेलन भी करते हैं। उनके साथ साथ विकास के लिए सहकार से समृद्धि जो बोले, तो हमने मेरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ नया प्रयोग शुरू किया है। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाम की एक संस्था ने नहीं बनाई है। अच्छा। जो कोऑपरेटिव है तो रूरल सेक्टर में 2 शक्ति केंद्र है, इकोनॉमिकल या पावर केंद्र, एक कोऑपरेटिव है, दूसरी ग्राम पंचायत है। ठीक है। पंचायत को साइड में रखते हुए आप समृद्धि सलामती नहीं ले सकते। तो हमने कार्ड के माध्यम से काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्राम विकास परिषद, इसी संस्था के माध्यम से हम कोऑपरेटिव को और पंचायत को दोनों को साथ में बुलाते हैं। ठीक है। और दोनों को साथ में बुला के उनके गांव का विकास कैसे करना। तो कोऑपरेटिव सोशल ऑब्लिगेशन में जो 7 सिद्धांत में
इनमें से वो मदद कर सकते मजबूत है तो। ठीक है। पंचायत सरकार की योजना का उपयोग करके मजबूत गांव में, तो इस दिशा में हमने अमरेली डिस्ट्रिक्ट में अभी काम शुरू किया है। ओके। कि जिससे प्रधानमंत्री का सपनों को हम जल्दी पूरा कर सके। तो ये अमरेली के अंदर में अभी क्या पायलट के तौर के हमने ऊपर खुद ने किया है, सरकार ने नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि मेरे विचार से मैं जब 90 में मंत्री था तब का एक किस्सा मुझे याद आया। हाँ जी। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से थोड़े पंचायत के लोग और सोसाइटी के लोग मेरे पास आए हैं। ठीक है। वैसे तो एक समान होते गांव में है तो कि हमारे डेयरी पशुधन वाड़ी में है, तो वहां से दूध लाना के रास्ता नहीं है, दूध बिगड़ जाता है रास्ते में, रोड नहीं है प्रॉपर बनी। रोड बना दो। मेरे पास PWD था मंत्रालय। अच्छा जी। 1990 में। अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला सरकार में योजना नहीं है ऐसी, तो कोई वाड़ी खेतर में बनाए। बोले 50% हम करेंगे, 50% आप दो। आप कैसे देंगे? तो सोसाइटी वालों ने बोले हम पैसा देंगे। पंचायत वालों ने बोला हमारी जमीन जो है हम जमीन देंगे इनमें जो आएगी। तो पंचायत और कोऑपरेटिव दोनों साथ मिलकर आए तो 50% हमने दिया। अच्छा, ठीक रोड है। भी बन गया, खुश हुए। तो मुझे अभी याद आया कि यदि समृद्धि सलामती देनी है तो पंचायत को जुड़ना चाहिए। तो हम इससे आगे भी चल। और भी बताऊं, कोरोना जा रहा था उसी दिनों में 31 मार्च को यदि किसानों ने रूल जो लिया है वो नहीं वापस देंगे तो 0% से जो है वो 7 से लेके 11% देना पड़ेगा। ठीक है। तो किसान इसी दिनों में बाजारें बंद थी, खेत नहीं जा रहे थे पूरी तरह से। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट बैंक का चेयरमैन भी हूँ। अच्छा, ठीक है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट बैंक का चेयरमैन हूँ। ओके। तो हमने पूछा क्या स्थिति इसी महीने में हुई है, क्या होगा? तो मेरे बहन ने बताया 60% लोग पैसा नहीं भर पाएंगे। तो हमने सोचा कि 0% में वापस नहीं दे पा रहे तो 7 से 11% कैसे देंगे? तो हमको चिंता हुई। तो सरकार पूरे देश के लिए तो योजना लाने वाली नहीं थी, कुछ भी करो जी। तो हमने कार्ड के माध्यम, कार्ड मीन्स कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कृषि ग्राम विकास परिषद के माध्यम से दोस्तों को अपील की। अच्छा। जिसके पास पैसे है तो हमें 40 दिन के लिए 0% से लोन पे दीजिए। अच्छा, फॉर 40 डेज, सिर्फ 40 दिन के लिए आपने उनसे कॉल किया? हाँ, ठीक है। तो करीब 7 करोड़ रुपया मुझे मिला। ठीक है। 5 लाख से शुरू किया। तो देते देते हमारे सूरत में जो दौलतिया परिवार है उनको कहा फोन करके भाई आप दो। अच्छा। तो 50 लाख बोले कितना चाहिए, बोलो तो करोड़ दो। तो बोले आपका बैंक का अकाउंट नंबर दे दो। मैं दिया, 1 घंटे में 1 करोड़ उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। तो 7 करोड़। तो हमने दूसरे दिन से हमारी जो ब्रांचेस है, किस ब्रांच में किसने किसान है हमारे पास तो रिकॉर्ड पे था, सबको पैसे बांट दिया। अच्छा। कि जिसका बाकी है उसको भरो, वो क्लीन हो गया, दूसरे दिन उनके लोन पास कर दो। ठीक है। 1 साल तक उनको दिक्कत नहीं। तो पूरे हमने 30 दिन में सबके भर दिए। अच्छा। और 35 दिन में जिसका जिस तरफ से लिया सब वापिस दे दिया। और क्या बात। ठीक है जी। तो हमने बोला कि कार्ड संस्था बीच वाली है लेकिन मजबूत है, तो इनके माध्यम से अब हम पंचायत और सहकारिता को एक समय साथ में मिलके कोई भी काम है तो गांव की समृद्धि सलामती करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर पे समृद्धि, सलामती और सहायता कह लीजिए, और इसको एक प्रोग्रेसिव अगर हम प्रोस्पेक्ट के साथ में देखते हैं तो एग्रीकल्चर निश्चित तौर के ऊपर पे भारत का बड़ी तेजी से विकास किया है। और एक समय वो था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने हमें अनाज देने के लिए भी आग दिखलाई थी, और उसके बाद से भारत ने निर्णय किया कि भैया हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता इस कदर हुई कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े चावल के प्रोड्यूसर हैं। चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं उत्पादन के अंदर में हमारा उत्पादन जो है वो 1300 लाख मीट्रिक टन के आसपास का आ गया है। मक्का 440 मीट्रिक टन के आसपास हम पहुंच गए, 440 लाख मीट्रिक टन। तो अब इस समय पर एक इंटरनेशनल और एक लड़ाई चल रही है। हम देख रहे हैं अमेरिका को कि वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो देख रहा है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बीच में कदम कैसे रखा जाए।
हालांकि प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने ये बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे साफ कर दिया है कि नो एंट्री है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में अमेरिका को लेकर के। लेकिन अब जो जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया है, पहले 50% का टैरिफ लगाया, अब ईरान के साथ जो भारत के सौदे थे हो रहे थे, अब उस पर 25% और टैरिफ लगा दिया है। 500% की एक धमकी है कि भाई 500% हम ये कर देंगे। और उधर से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है आपका, और जो अदर नेपाल हो गया, तो वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने सत्ता परिवर्तन के अंदर में दखल अंदाजियाँ की, तो उससे भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी थोड़े से खटास आई उसके बीच के अंदर में। एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ एग्रीकल्चर का। इस पूरे घटनाक्रम को आपके दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए? और अभी जो यूरिया, चूँकि इफ्को का तो यूरिया के अंदर में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और रशिया ने जिस तरीके से भारत को ये कहा है कि रशिया और भारत मिल करके यूरिया उत्पादन के अंदर में एक बड़ा प्लांट लगाएंगे, इन दोनों प्रोस्पेक्ट को, इन दोनों घटनाक्रमों को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि नैनो यूरिया की स्वीकृति जो धीरे धीरे हो रही है उसको तेजी लाई जाए। ठीक है। हम आज यूरिया एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। अमेरिका में भी जा रहा है, आसपास देश में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, अफ्रीका में जा रहा है। अच्छा, तो ये वाया इफ्को जा रहा है? इफ्को डायरेक्ट इफ्को से? अच्छा, इफ्को इस समय पर कितना एक्सपोर्ट यूरिया का कर रहा है? कोई नंबर पूछा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने जो देश बताया वहाँ सब जा रहा है। ठीक है। और भी मांग बढ़ रही है। ठीक है। क्योंकि जो उपयोग करता है उसको पता चला, हाँ, इनसे फायदा है। ठीक है। सस्ता भी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसी स्थिति में यूरिया की खपत बढ़ाएंगे, हाँ, तो इंपोर्ट पे कमी आएगी। बिल्कुल, इंपोर्ट में तो कमी देश का सब्सिडी बचेगा, जो बाहर जाते हमारा इंडिया में जो करेंसी हमारी जा रही है, वो भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो देश को फायदा ही है। तो हम यूरिया की तरफदारी अभी नहीं कर रहे, यूरिया नैनो की तरफदारी कर रहे हैं। ठीक है। जितना है, हाँ, हम तो अपील करते हैं उनका उपयोग कम करिए। ठीक है। देश के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी वायु प्रदूषण के लिए एक कम जितना हो, उत्पादक हम है, फिर भी हम अपील करते हैं। क्योंकि आखिरी अपनी हेल्थ ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा, दुरुस्त होगा। मोदी जी ने हेल्थ के लिए वजारत पे थे तब और आज भी इतनी ज्यादा व्यवस्थाओं की, उनकी चिंता की, तो हेल्थ सुरक्षित है तो सब सुरक्षित होगा। अमेरिका कितना भी कुछ करे, मोदी जी के तकदीर में वो है, उनके पास जितनी चैलेंज उनके सामने आती है, इतना ही ऊपर उठ के सबलता के साथ सफल होते हैं। इनमें भी वो सफल ही होंगे। तो आपको लगता है कि अमेरिका और जो भारत के बीच के अंदर इस समय पर तलवारें एक किस्म की निकली हुई हैं टैरिफ को लेकर के, तो वो भी शांत होती हुई दिखाई देंगी, या आपको लगता है कि नहीं, जो इस समय पर विदेशों के अंदर में और जियोपॉलिटिकल जो इस समय पर घटनाक्रम है, तो कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना धकेल दे? रशिया और अमेरिका की तीसरे युद्ध जा रही, हमारी शांति की जो पॉलिसी जो है, अमेरिका कितना भी बोलते, देखो हम जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो भी मुझसे गिरी, वो भी पॉलिसी। लेकिन विपक्ष कहता है कि जी प्रधानमंत्री साहब जवाब नहीं दे रहे। विपक्ष तो पता नहीं, देश के हित की बात भी हो तभी भी मोदी जी को लेके, वो विपक्ष नहीं है जो बीजेपी थी। नरसिंह राव की सरकार के टाइम पे जब इंटरनेशनल बैठक हुई, तो पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा छेड़ेगा, क्या होगा, चिंतित थे कांग्रेस की सरकार। अटल जी को कहा आप देश का नेतृत्व के लिए जाइए, और अटल जी गए। उन्होंने नहीं कहा कि मैं विपक्ष में हूँ, नहीं जाऊंगा। वहां जाके भारत का पक्ष रखा। ये लोग आज राहुल बाहर जाते हैं तो भारत की आलोचना करते हैं। क्या स्थिति है, मैं बताऊं, निजी बात है, फिर भी यंग पॉलिटिशियन काउंसिल अमेरिका और इंडिया में चल रही थी। 91 या 92 में यंग पॉलिटिशियन काउंसिल के माध्यम से हर पक्ष के प्रतिनिधि जाते हैं, तो बीजेपी की ओर से मैं गया था अमेरिका। ठीक है। तो हमें अगले दिन बुलाते या एबीसी समझाते का भारत का प्रतिनिधि है, कोई पक्ष का नहीं है। देखिए, हम जब गए दूसरे दिन
वॉशिंगटन डीसी में थे। रात को कांग्रेस के लीडर जो से चले गांव में, एक दुकान शीशे में जो भी कुछ चलता होगा वहाँ जो कल्चर के हिसाब, जी दारू ज्यादा पी गया, उन्हें काज पे अपना पेड़ लगाया, कूद गया, पुलिस आ गई। तो रात को और साथियों को मुझे फोन किया, मैं एमपी था, मैं पार्लियामेंट में था, फोन किया, होटल के नीचे आसपास बना था। तो मैं गया, मैंने सॉरी कहा, पुलिस हाथ जोड़ा, मैं एमपी का कार्ड बताया, गुजरात से हूँ, भारत से हूँ, हमारे इरादा ऐसा नहीं, कुछ हो गया। तो जब सॉरी कहा तो उनको कांग्रेस का तो जाने तो नहीं किया, उनको सेफ ड्रॉप करके लेकर के वापस क्योंकि भारत के लिए थे। आज उल्टा कांग्रेस का राजीव गांधी आलोचना कर दी, यहाँ का कम बात है, विदेश में जाके करते हैं, इतना डिफरेंस है। तो ये कांग्रेस भारत के हित में है नहीं है, वो भारत की जनता जिस तरह से सोच रही, इनकी वजह से उनकी स्थिति वो है, इनकी स्थिति वो है। और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को लेकर के मैं आऊँगा, आखिरी सवाल आपसे। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भारत के अंदर में आपको क्या लगता है अगले 2047, क्योंकि विकसित भारत हम देख रहे हैं, 2047 एक मिशन लिया है कि भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर के जाना और विश्व गुरु की तरफ लेकर के जाना है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की आप भूमिका क्या देख रहे हो? और उसके साथ साथ में फिर मैं जोड़ूंगा आपके इफ्को को, कि इफ्को की भूमिका कितनी अहम देख रहे हैं? तो इफ्को की तो भूमिका रहेगी, लेकिन सहकारिता का माध्यम से एक दफा विश्वास लोगों का उठ गया था। शुरू में पूरा विश्वास था जी, बीच पे विश्वास उठ गया था, बिल्कुल। अब पुनः विश्वास शुरू हो चुका है, ठीक है, कि कोऑपरेटिव माध्यम से कुछ हो सकता है, कुछ मदद हो सकती है। समझो इफ्को आ जाए, आज तो ठंडी की ऋतु है, देश के जहाँ जहाँ राज्य में, जहाँ जहाँ तहसील में बहुत ठंडी है, वह कंबल बांट रहा है सोशल ऑब्लिगेशन तरफ से। ठीक है, कोरोना के टाइम हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ दवाई बांटने की जरूरत थी वो थी। प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए अपील की कि भाई प्रधानमंत्री फंड के लिए कोरोना की मदद करिए जी। विद इन आवर हमने 25 करोड़ जमा करवाया। अच्छा, ठीक है, सरकार में, ठीक है, क्योंकि कोरोना के सामने लड़ाई, बिल्कुल। सिक्किम में भी बाढ़ आई 3 साल पहले, जी, तो इफ्को पहुंच गए, पूरी मदद वहाँ की, ठीक है। तो सोशल ऑब्लिगेशन जो इफ्को का है, इनमें भी इतना ही काम करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट तो काम करते ही है, जो जरूरत है। कोऑपरेटिव के एक डिपार्टमेंट अमित भाई जिस तरफ से उनको देख रहा है, उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ प्रथम सहकारिता मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा चुना है कि देश में कोऑपरेटिव पर सबसे ज्यादा भरोसा, विश्वास, रोजगारी का साधन हो या सुरक्षा का हो, समृद्धि के लिए ये सब जो जरूरी है, वो सहकारिता योगदान देश की जीडीपी में आज तक कुछ उनका उल्लेख नहीं हो रहा था। बजट सेशन में 4 दफा पालन में रहा, मैं एक भी सेशन में कोऑपरेटिव का नाम नहीं सुना था। हम कोशिश कर रहे थे, पूरी लॉबी कर रहे, तो पूरे देश में से 12 एमपी थे, अच्छा, तो कोऑपरेटिव करते थे, लेकिन कोई सुनते नहीं थे। आज खुद प्रधानमंत्री, खुद सहकारिता मंत्री कोऑपरेटिव का उल्लेख तो नहीं, उनके लिए काम, उनके लिए बजट में व्यवस्था, तो 47 तक तो कोऑपरेटिव पूरा छा जाए। और इस बजट में आप कोऑपरेटिव का क्या देख रहे हैं, जो इस बजट के अंदर में उनको तरजीह दी जाएगी? क्योंकि हर बार हम देखते हैं एक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और फार्मर प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं, उसको लेकर के बजट में आजकल एक विशेष प्रावधान हो रहा है। देखो, एफपीओ पहले बने तो कंपनी एक्ट की तरह से चल रहे थे जी, फिर नया मंत्रालय जब बना तो एपीओ कोऑपरेटिव के माध्यम से बनना शुरू हो गया। हाँ, ठीक है, वो तो था एक कंपनी एक्ट, बिल्कुल, कोऑपरेटिव एक्ट में भी आ गया। डिफरेंस कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट में, कोऑपरेटिव एक्ट लोकतंत्र की तरफ से जितने भी शेयर हो एक ही वोट का अधिकार, ठीक है। कंपनी एक्ट में जितने शेयर है, जितने पर्सन, इतने वोट का अधिकार, ठीक है। तो लोकतंत्र में तो अमित भाई ने बोला अभी इतनी मदद करते तो अपने पास ये है ही कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, अब उनको भी इनके साथ में शामिल कर ले।
तो कोऑपरेटिव को ज़्यादा प्राधान्य हर दफ़ा, और साल भर में जितने काम हुए, जितनी कंप्लेन आई, जितनी समस्या आई, जो प्रॉब्लम आई, तो उनको सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सोच के बजट की ज़रूरत व्यवस्था हर बजट में करते। वही सोच से जितनी समस्याएं सरकार के पास आई होगी वो सोल्व करने के लिए इस बजट में आपको लगता है कि विशेष जो है विशेष आएगा, और कोऑपरेटिव को आज तक नहीं मिला होगा, इतना मिलेगा। इतना मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई, आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिलीप भाई जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा दो विशेष चीज़ें हैं। एक, जो इस समय पर अमेरिका आंख दिखा रहा है उसके आगे भारत कभी झुकेगा नहीं, और किसानों का हित जो है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है, अग्रिम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर समझ में आई वो ये है कि यूरिया का जो डिपेंडेंसी है विदेशी बाज़ारों के ऊपर पे, एक तो वो लगातार कम हो रही है, और इफ़को लगातार यूरिया के एक्सपोर्ट की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है। और तीसरी सबसे अहम भूमिका नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल, यूरिया के बजाय नैनो यूरिया को आप तरजीह देंगे तो उतना आपकी खेत की जो मिट्टी है उसकी हेल्थ तो रहेगी सुनिश्चित, ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसके साथ साथ में आदमी की जो हेल्थ है, जो आम जन की जो हेल्थ है, जो उसका उपभोग कर रहा है, उस उगे हुए अनाज का उपभोग कर रहा है, उसकी भी हेल्थ सुनिश्चित होगी और निश्चित तौर के ऊपर पे वो मेंटेन रहेगी। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।